हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसा हाल चाल सबके? बढ़िया। तो शुरू करते हैं। आज अपना टॉपिक है माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा के बारे में बात करेंगे। ये अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर जाकर वसुंधरा राजे एक अच्छा ऑप्शन था बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री बनाना, उसके बावजूद भजनलाल शर्मा को चुना। साथ साथ जैसे आपने देखा होगा बीजेपी ने एमपी में, छत्तीसगढ़ में भी कैसे किसी एक मुख्य फेस को ना देते हुए किसी अन्य फेस को सीएम पद बनाया। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान सर थे, उनका दबदबा था, उनके बावजूद वहां पर मोहन यादव को सीएम बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे देखा गया। तो हम इसके बाद रीजन देखेंगे कि क्या रीजन है, क्या भारत में विपक्ष को भी यही करना चाहिए जिससे विपक्ष स्ट्रांग हो। विपक्ष का स्ट्रांग होना डेमोक्रेसी का स्ट्रांग होना होता है। तो लोकतंत्र के लिए विपक्ष मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो हम बात करेंगे कि बीजेपी ने क्या रिफॉर्म किए जिससे कांग्रेस भी रिफॉर्म कर सके, और आने वाले टाइम में 2024 से 29 के बाद जब विपक्ष स्ट्रांग होगा तब लोकतंत्र में डिबेट, डिस्कशन होगा, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होता है। तो हम बात करें कौन है भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा जी ये भरतपुर से आते हैं। ये अभी हाल ही में ये सांगानेरी जयपुर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए ये एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो सीधा विधायक बनते ही, विधायक बनने के बाद सीधा सीएम बन गए। विधायक कहां से बने, प्रश्न आ सकता है आपका प्रश्न परीक्षा में कि ये सांगानेरी विधानसभा क्षेत्र से एमएलए बने, विधायक बने, और उसके जस्ट बाद इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 15 दिसंबर उनके जन्मदिन पर शपथ ली और 16वीं विधानसभा में इन्होंने कदम रखा। 14, 15, 16, 14वें तो सीएम थे, 15वें जब उनका जन्म दिवस था 15 दिसंबर, और आज 15 जून है तो 6 महीने कंप्लीट हुए, और 16वीं विधानसभा में इनका शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। इनके बारे में जानते हैं कि 34 साल से रियासी मैदान में छात्र राजनीति से की थी इन्होंने शुरुआत। इंटरेस्टिंग बात है कि ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश संघ के अध्यक्ष रहे थे 5 साल से। 27 साल की उम्र में पहली बार सरपंच बने और लगातार 2 बार जीते भी। इन्होंने ग्राउंड से स्टार्ट किया। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल भी गए थे। जब 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में कार सेवक जो रैली निकाली गई थी उनमें ये भी थे, तब ये जेल भी गए थे। आगे बाज युमोद से शुरुआत कर भाजपा में आए और कई पदों की जिम्मेदारी संभाली। बाज युमो एक राष्ट्र पॉलिटिकल पार्टी है, छोटी पार्टी है रीजनल लेवल की। वहां से भाजपा में आए और भाजपा में प्रदेश के संघ अधिकारी रहे थे, ये संघ अध्यक्ष रहे थे। पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बने और राजस्थान में मुख्यमंत्री बने। प्रश्न आ सकता है कि पहली बार में विधायक बने और वही पहली बार में सीएम भी बन गए। याद रखिएगा इसको। ये एक माह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या क्या फैसले लिए। उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए से गैस सिलेंडर की सौगात की। पेपर लीक रोकने को लेकर लिया बड़ा एक्शन। डीजीपी और मुख्य सचिव स्तर पर होगी परीक्षाओं की मॉनिटरिंग। नकल दोषियों के खिलाफ ऑफिसर केस के तहत होगा ट्रायल। और हाँ, पेपर लीक पे जो मैंने वीडियो बनाया उसे जरूर देखना। उसमें मैंने जड़ की बात की है कि पेपर लीक कहां से होते हैं और क्यों होते हैं, उसके समाधान की भी बात की है। वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे इन्होंने प्रदेश में गैंगवार रोकने के लेकर एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया। हिस्ट्री एडिटर के घर में चला बुलडोजर। ये सारे उन्होंने डिसीजन लिए थे। ये 56 वर्ष की इनकी आयु है। जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये विधायक कौन से क्षेत्र में सांगानेर जयपुर से मैंने इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है। इनकी संपत्ति लगभग 1.46 करोड़ रुपए के आसपास है। इनका पेशा व्यवसाय है। आगे चलते हैं, भजनलाल शर्मा के बारे में कुछ जानते हैं। ये भरतपुर से आते हैं, भरतपुर से आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 14वें सीएम
15 दिसंबर को इनका बर्थडे था और 16वीं विधानसभा में इन्होंने कदम रखा या शपथ ली। 14, 15, 16 से आप ये इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बनने के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बने। सबसे पहले दिया कुमारी, जो कि मेरे पास उनका फोटो है, आप देखिएगा। ये दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री बनी, 52 साल की है, विद्याधर नगर सीट से विधानसभा क्षेत्र उन्होंने जीता है। इन्होंने नई दिल्ली से स्कूलिंग की थी। इनका पेशा राजनीति और व्यापार से है। इनके साथ साथ एक प्रेम कुमार बेरवा जी, उन्होंने भी वो भी उप मुख्यमंत्री बने, दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, जो विधानसभा क्षेत्र जयपुर दूदू से इन्होंने विधायक बने हैं। आगे बात करते हैं। अपन बात कर रहे थे कि कैसे बीजेपी ने एक छोटे और एक सामान्य व्यक्ति को सीएम बनाया। इसके पीछे रीजन क्या है? ये बीजेपी ने क्या क्या रिफॉर्म किए ताकि वो आम जनता के रूप में फेमस हुई, आम जनता में घुल मिल गई। जैसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो वैसे ही जो पंक्ति के लास्ट में खड़ा है उस व्यक्ति को आगे आगे खड़ा कर दिया बीजेपी ने। तो क्या क्या रिफॉर्म किया उन्होंने, क्या क्या चीज किया, तो इसके पीछे रीजन क्या क्या है? पहला आता है डिसेंट्रलाइजेशन। ये सारे रीजन मैंने आर्टिकल पढ़ के, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ के और अपनी समझ से विकसित किए कि बीजेपी ने क्या रिफॉर्म किए। सबसे पहले आता है डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण। यानी बीजेपी सरकार ने हर एक क्षेत्र के स्थानीय नेता को मौका दिया है, चाहे वो चाय बेचने वाला, पकोड़े बेचने वाला क्यों ना हो। जैसे बजरंग शर्मा पंक्ति के आखिर में खड़े थे, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि वसुंधरा राजे एक को हटाकर बजरंग शर्मा को अपने माननीय ऑफिस असिस्टेंट, स्टूडियो असिस्टेंट के पहचानने वाले बजरंग शर्मा को बना दिया जाएगा सीएम। तो जैसे विकेंद्रीकरण पे एक संस्था है बीजेपी की, आरएसएस। बीजेपी को दक्षिणपंथी विचारधारा का माना जाता है, जिसमें आरएसएस एक मुख्य भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, ये सारे नेता आरएसएस से संबंधित थे। तो बीजेपी ने विकेंद्रीकरण पर ध्यान दिया, यानी कि ग्राउंड पे खड़ा हुए व्यक्ति को ध्यान दिया, जिसमें आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहला कारण आता है कि बीजेपी ने ग्राउंड लेवल के व्यक्ति को ऊपर उठाया। जैसे एमपी में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम, राजस्थान के सीएम। अगला रीजन दिखता है मुझे कि सभी जाति, समुदाय और धर्म के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देना। जैसे बजरंग शर्मा खुद ब्राह्मण है और प्रेम जो डिप्यूटी सीएम है प्रेम कुमार बेरवा, वो पिछड़ी जनजाति से आते हैं। तो उन्होंने सभी जाति और समुदाय और धर्म के लोगों को अपने मंत्रिमंडल में, अपने विधानसभा में बीजेपी में शरण दी। उन्होंने क्षेत्र बांटे और सभी को भेदभाव नहीं करते हुए, ग्राउंड पे वर्क करते हुए सभी के लिए उन्होंने कार्य किया। तीसरा रीजन आता है, तीसरा रीजन देख सकते हैं कि जब 2014 से पहले, 2014 के पहले सारे सीएम, सारे मुख्यमंत्री, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री वही थे जो पहले थे, लेकिन 2014 के बाद सारे मुख्यमंत्री वो है जो 2014 के बाद नए बने। चाहे वो एमपी का देखो, चाहे छत्तीसगढ़ का देखो, चाहे राजस्थान का देखो, 2014 के बाद सारे मुख्यमंत्री चेंज हुए। एक नवगठित रिफॉर्म हुआ है, नवगठित इंटरनल रिफॉर्म इन बीजेपी। तो
बीजेपी सरकार ने या बीजेपी पार्टी ने हमेशा ग्राउंड पर खड़े हुए व्यक्ति का भी उतना ही सम्मान किया जो मंच पे खड़ा हुआ है। ये मुझे मुख्य कारण दिखते हैं जिनमें, और एक और विपक्ष का जाति के आधार पर वोट मांगना, जाति के आधार पर वोट मांगना। एक कारण यह भी हो सकता है कि शिवराज चौहान जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उनको हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। इससे यह स्पष्ट होता है कि बीजेपी ग्राउंड वाले व्यक्ति को विधायक सीएम से केंद्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करती है, जिसके फलस्वरूप शिवराज चौहान को कौन सा मंत्रालय दिया गया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय। और उन्होंने साथ ही एक और मंत्रालय दिया, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसीलिए कहीं ना कहीं एमपी से जो शिवराज सिंह चौहान जी को सीएम नहीं बनाया गया, क्योंकि इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखना चाहते थे। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हुए काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। आगे हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे कि बीजेपी ने आगे क्या किया है और उन्होंने राजस्थान में कितनी सीटें गंवाई, कितनी सीटें रखी। ये सारी बात अपने पार्ट 2 में करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ पार्ट 2 के लिए, जिसमें हम डिटेल से हम लेके आएंगे कि राजस्थान में क्या अभी लोकसभा क्षेत्र में कैसे बीजेपी ने 10 सीटें गंवा दी, उसकी सारी बात हम पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, और पार्ट 2 जल्दी आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर आएगा, देखते रहिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। जितना शेयर करोगे उतना पार्ट 2 जल्दी आएगा, इतना हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आज के लिए यही विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद।